हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेमेस्टर 7 जो हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 5 तारीख से, उसका प्रीवियस ईयर को सॉल्व हम लोग करने वाले हैं। और ये जो सब्जेक्ट है मेरा सॉफ्ट स्किल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को सभी लोग में शेयर वेयर कर देना और जितने भी लोग हैं, ताकि उसको सभी लोग को फ़ायदा हो जाए। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं इस बार ऑब्जेक्टिव तो आने वाला है नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन थ्योरी ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, थ्योरी थोड़ा बहुत लिखने उखने का प्रैक्टिस भी कर लें, ताकि वहाँ आसानी से आप लोग थोड़ा बहुत लिख सको। तो पहला क्वेश्चन में ही बहुत सारा थ्योरी है, 10 क्वेश्चन है, सारा का सारा थ्योरी है, इसलिए हम पहले ही लिख कर आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग परेशान मत होना, इसका पीडीएफ जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर टेलीग्राम जो हम लोग का चैनल है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम में हम इसका मतलब टेलीग्राम में इस जितने भी पीडीएफ हैं उसका पीडीएफ बना के हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए हैं। और टेलीग्राम में जो पीडीएफ है उसमें लॉक लगा हुआ है, और उसका जो पासवर्ड है वो है इंजीनियर्स ENGINEERS 707BEU। केवल ई कैपिटल है, उसके बाद सारा का सारा टर्म स्मॉल है। तो ये हो जाएगा उसका पासवर्ड। जब ये आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ आसानी से खुल जाएगा, और आप उसको रीडिंग मार लोगे तो आसानी से जाके आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब हम फटाफट से इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 7 करना रहता है। हम पूरा क्वेश्चन करके आए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, सबसे पहला आप लोगों का फिर से एक बार इंजीनियर 707BU को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और सारे कॉलेज में फॉरवर्ड कर देना थोड़ा, ठीक है। बस इतना ही चाहेंगे आप लोगों से और कुछ नहीं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एग्जाम में ये आ सकता है। इस बार हो सकता है 2 नंबर में पूछा है, हो सकता है 7 नंबर में पूछ ले, या फिर इसी में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और ऐड करके 14 नंबर में पूछ लेगा। तो देखिए शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है। देखो क्या है शॉर्ट एनालिसिस, SWOT। देखो S मतलब होगा स्ट्रेंथ, W मतलब होगा वीकनेस, स्ट्रेंथ, और इसका मतलब होगा वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, और इसका मतलब होता है थ्रेट्स, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, SWOT। इसका मतलब आप लोग समझ गए। अब देखिए ये होता क्या है। Short analysis is a strategic planning tool used to identify the strength, weakness, opportunity and threats involved in a business venture or project। देखो सॉफ्ट एनालिसिस एक प्लानिंग टूल है, और इसकी सहायता से हम लोग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थ्रेट्स मतलब बोलते हैं एनीथिंग जिससे हम लोग को लॉस हो जाए, उसको बोलेंगे थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर, किसी से हमें खतरा हो, उसी को हम लोग थ्रेट्स बोल देंगे यहाँ पर। तो ध्यान से सुना, शॉर्ट एनालिसिस आप ऐसे करके लिख देना, S स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेट्स। ये एक प्लानिंग टूल है जिसकी सहायता से हम लोग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को हम लोग आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझो, जैसे आप लोग को मान लो 10th कर लिया, ठीक है, अब आपको 12th में जाना है, तो आप क्या लोगे, मैथ लोगे कि बायो लोगे। अब जो जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो ले लोगे। फॉर एग्जांपल आप मैथ में बहुत तेज हो तो आपका स्ट्रेंथ हो गया मैथ, कोई बायो में कमज़ोर है तो उसका वीकनेस हो गया बायो, ठीक है। अब देखो, तो शॉर्ट एनालिसिस का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस और प्रोजेक्ट। देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस ये मेरा इंटरनल फैक्टर है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है। हम बोले ये जो था मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये मेरा है इंटरनल फैक्टर,
और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो होता है वो होता है मेरा एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। और इसको एनालिसिस करके हम शॉर्ट एनालिसिस करके हम लोग इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, ये सब हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर वो भी लिखा हुआ चीज़ है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल फैक्टर व्हाइल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। दिस एनालिसिस हेल्प बिजनेस टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, मिनिमाइज वीकनेस। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, और थ्रेट्स जो होता है, थ्रेट्स जिससे हमको डेंजर हो, खतरा हो, उसको हम लोग लॉस करने का काम करते हैं। एंड काउंटरैक्ट थ्रेट्स इन देयर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। समझ गए आप लोग। मोटा मोटी शॉर्ट एनालिसिस से हम लोग स्ट्रेंथ वीकनेस को पता करते हैं और उसको मैक्सिमाइज करते हैं, और जिस चीज़ से हमको खतरा होता है उसको क्या करते हैं, काउंटरैक्ट करते हैं, उसको कम करने का काम करते हैं। तो ये होता है मेरा टोटल शॉर्ट एनालिसिस। आप लोग आराम से कुछ तो लिख सकते हो शॉर्ट एनालिसिस के बारे में अगर आ गया एग्जाम में, और हो सकता है जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर ही से आते हैं, तो फटाफट से शॉर्ट एनालिसिस आप लोग समझ गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब अब अगला जो प्रश्न है वो है डिफाइन एटीट्यूड। एटीट्यूड किसको कहते हैं? तो देखो, एटीट्यूड किसी पर्सन की फीलिंग हो सकती है, उसका बिहेवियर हो सकता है दूसरे के प्रति, और उसका ओपिनियन हो सकता है किसी टॉपिक या किसी काम के प्रति। तो एटीट्यूड एक प्रकार की फीलिंग हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है, बिहेवियर हो सकती है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की। सबका एटीट्यूड अपना अलग अलग होता है, ठीक है। और मतलब एटीट्यूड किसी का गलत हो सकता है, किसी का सही हो सकता है, मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, एटीट्यूड निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति को बोलो आप कोई काम कर देना, वो व्यक्ति काम आपके लिए कर दिया तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया आपके लिए, और वो काम नहीं किया तो नेगेटिव एटीट्यूड हो गया आपके लिए। तो यही होता है एटीट्यूड। देखो एटीट्यूड इसमें लिखा क्या है, बोला एटीट्यूड रेफर्स टू अ पर्सन्स फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट समथिंग और समवन ऑफ्टन रिफ्लेक्टेड इन देयर बिहेवियर। एटीट्यूड किसी पर्सन की फीलिंग हो गया, विचार हो गया, बिहेवियर हो गया दूसरे के प्रति, ठीक है। ये सभी जो रिफ्लेक्ट करता है किसी व्यक्ति को, तो इसी को हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल, एंड इट इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशन। मतलब एटीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और कैसे और डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसी को हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। मान लीजिए झगड़ा हो गया तब उसका एटीट्यूड कैसा है, शांत बैठा है तब उसका एटीट्यूड कैसा है, सबका एटीट्यूड डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग होता है, ठीक है। अब बोला एटीट्यूड प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग वन सेक्शन। बिल्कुल सही बात है। एटीट्यूड, आप कोई भी काम करते हो तो वो शेप करने का काम करता है एटीट्यूड। हर एक एक्टिविटी में, हर एक वर्क में डिफरेंट टाइप के एटीट्यूड भी काम करते हैं। मान लो शादी में है तो उस समय आपका एटीट्यूड अलग होगा, किसी की मृत्यु हो गई है तो उस समय आपका एटीट्यूड अलग होगा, खेल रहे हो तो उस समय आपका एटीट्यूड अलग रहेगा। तो शेप करने का काम करता है एटीट्यूड। इंटरेक्शन विद अदर एंड ओवरऑल अप्रोच टू लाइफ, ठीक है। तो ये था मेरा एटीट्यूड। तो एटीट्यूड हो गया। अब हम लोग को करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है कि व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सभी लोग मोटिवेशन जो वर्ड है उससे तात्पर्य है, सभी लोग सुने हुए मोटिवेशन क्या होता है, उसी को यहाँ पे वर्ड में लिखा गया है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं मोटिवेशन होता क्या है। देखो, मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स दैट इनकरेजेज इंडिविजुअल टू टेक एक्शन और अकम्प्लिश देयर गोल्स। देखो, अकम्प्लिश मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। जो काम डिफिकल्ट है, जो आप नहीं कर सकते हो, मोटिवेशन की बदौलत आप उस काम को करके समाप्त कर दिए, उसको हम लोग बोलते हैं अकम्प्लिश। देखो मीनिंग समझो क्या है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, एग्जांपल से आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई आके आपको मोटिवेट कर दिया, ठीक है, आप फटाफट से वो काम करना स्टार्ट कर दिए, तो वही हो गया ड्राइविंग फोर्स, जिसके बदौलत आप उस काम को करना स्टार्ट कर दिए। दैट इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। आपको अंदर से साहस मिला, इनकरेज मिला उस काम को करने के लिए,
क्यों करोगे आप उस काम को? ताकि उस गोल को हम अचीव कर सके। ठीक है, तो देखो मोटिवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स दैट इनकरेज इंडिविजुअल टू टेक एक्शन और अकम्प्लिश देयर गोल। मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपको साहस प्रदान करता है किसी काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, इट इज द रीजन और डिजायर बिहाइंड पीपुल्स एक्शन। मतलब ये रीजन हो सकता है ये मतलब ये इट इज अ रीजन, ये रीजन हो सकता है, या फिर डिजायर्स मतलब वो इच्छा भी हो सकता है, ताकि पीपुल जो है, लोग जो है, वो अपना एक्शन, वो अपना काम, देखो अब आगे चलते हैं, वो काम या फिर बिहेवियर एंड विलिंगनेस टू पुट इफोर्ट इनटू समथिंग। मतलब मोटिवेशन के वजह से लोग अपना काम को अपना बिहेवियर में या फिर अपना विलिंगनेस में अपना इफोर्ट कर सके। ठीक है, विलिंगनेस मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हैप्पी टू डू समथिंग इफ इट इज नीडेड। मतलब आपको किसी काम की ज़रूरत है तो आप उस काम को खुशी से कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं विलिंगनेस। ठीक है, अब बोल रहा मोटिवेशन कैन कम फ्रॉम इंटरनल फैक्टर। मोटिवेशन अंदर से आ सकता है, मतलब ऐसा समझो हमको किसी काम को अचीव करना है, पर्सनल गोल है। ठीक है, तो हम अब अपने अंदर का मोटिवेशन करके उस काम को अचीव कर लेंगे, दैट इज नोन एज इंटरनल फैक्टर। देखो एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कोई कंपनी में कोई वर्कर या एम्प्लॉय काम करता है। ठीक है, अब उसको बोल दिया कि तुम ये काम खत्म कर दोगे तो हम तुमको पार्टी देंगे, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर पार्टी नहीं, कुछ भी हो सकता है, आप रुपया दे दो, कोई भी रिवार्ड दे दो, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर। तो बोल रहा है मोटिवेशन कैन कम, दिख रहा है आपको, मोटिवेशन कैन कम फ्रॉम इंटरनल फैक्टर लाइक पर्सनल गोल्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर लाइक रिवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इट हेल्प पीपुल स्टे फोकस, परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड टू अचीव व्हाट दे वांट। मतलब मोटिवेशन से लोग फोकस रहता है अपने काम के प्रति, परसिस्टेंट रहता है, मतलब कंटिन्यू काम को करते रहता है। ठीक है, एंड डिटरमाइंड टू अचीव व्हाट दे वांट, और वो जो भी चीज़ चाहते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए मोटिवेशन क्या होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है लिस्ट 2 सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के किन्हीं 2 सोर्स के बारे में हमको लिखना है। तो समझो मोटिवेशन के सोर्स कौन कौन हो सकते हैं। अभी हम पीछे बात किए थे, उसमें से ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो मोटिवेशन का 2 सोर्स, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, तो 2 सोर्स ऑफ मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक फैक्टर और एक है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर किसको बोलेंगे? मान लो अपने अंदर से किसी काम के प्रति आपको रुचि पैदा हो रही है कि नहीं हमको उसको करना है, हम उसको काम को हमको अचीव करना है, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अपने सेंस ऑफ पर्पस के लिए किसी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए मतलब किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। तो 1 मिनट रुक जाओ, मेरा ढक्कन गिर गया, हटाओ, नहीं मिलेगा। देखो 2 सोर्स ऑफ मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक फैक्टर सच एज पर्सनल सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट और सेंस ऑफ पर्पस। ठीक है, और एक है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोले तो आप किसी को रुपया दे दो, उसके बदले तो वो काम कर देगा। ठीक है, आप किसी व्यक्ति की थोड़ा प्रशंसा कर दो तो वो काम कर देगा आपको। तो ये सब हो गया मेरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, प्राइस मतलब होता है व्यक्ति की थोड़ा बहुत प्रशंसा कर देना, मोटिवेट कर देना, वो तरह उस काम को करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, both intrinsic and extrinsic source can provide individual with the drive and energy to pursue their goal and ambition। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये दोनों जो फैक्टर हैं, एक है इंट्रिंसिक फैक्टर और एक है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये दोनों ऐसा सोर्स हैं जो किसी इंडिविजुअल को अंदर एक ऐसा एनर्जी प्रदान कर देता है ताकि वो अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने एम्बिशन के प्रति लग जाता है और उसको अचीव कर लेता है। ठीक है, तो 2 सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप समझ लिए, एक था इंट्रिंसिक फैक्टर, एक था एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर का मोटिवेशन था, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का जो मोटिवेशन था वो था। इसमें थोड़ा आंसर लिख दिए, सब 2-2 नंबर के, आप एक बार समझ भी लोगे तो फटाफट से जाकर वहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है व्हाट इज एटिक्यूट इन सिंपल वर्ड्स। मतलब एटिक्यूट क्या होता है और उसको डिफाइन करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो आप 5-6 लाइन लिख दोगे तो 2 नंबर दे देगा। लेकिन देखो एटिक्यूट इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिष्टाचार, ठीक है। इसको द रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर, मतलब ठीक ठाक बिहेवियर रखना, इसी को, और रूल्स ऑफ पोलाइट इसको हम लोग बोलते हैं एटिक्यूट। मतलब आप किसी के साथ कैसे बिहेव करते हो, अच्छा से बिहेव करना है। रूल्स ऑफ पोलाइट मतलब विनम्र रहना है दूसरे के सामने, दैट इज नोन एज एटिक्यूट। तो समझो इसमें लिखा क्या गया है, धीरे से समझते हैं और इसके बाद आपको सारा का सारा टर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एटिक्यूट रिफर टू द कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी और इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। एटिक्यूट रिफर करता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आपका कैसा बिहेवियर है, ठीक है, आपका पोलाइट बिहेवियर है कि नहीं, ठीक है। आपको हमेशा दूसरी सोसाइटी में सभी से पोलाइटली बिहेव करना है। तो एटिक्यूट यही रेफर करता है कि आपका बिहेवियर जो है वो पोलाइट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या सोसाइटी में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉर सोशल इंटरेक्शन सच एज शोइंग रिस्पेक्ट, कंसिडरेशन एंड गुड मैनर टुवर्ड्स अदर। मतलब ये कुछ रूल को कंडक्ट करता है और उससे एक्सपेक्टेशन करता है कि सोशल इंटरेक्शन में आप दूसरों को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और दूसरों को गुड मैनर में बातचीत करें और दूसरों को मतलब अच्छा से दूसरों को रिस्पेक्ट करके गुड मैनर में दूसरों के साथ बिहेव करें। इसको बोलते हैं एटिक्यूट। अब बोला है प्रैक्टिसाइजिंग अ गुड एटिकेट हेल्प पीपुल टू नेविगेट सोशल सिचुएशन विथ ग्रेस एंड कंसिडरेशन ऑफ फॉर अदर्स। ग्रेस मतलब होता है द एबिलिटी टू मूव इन अ स्मूथ एंड कंट्रोल्ड वे, मतलब अच्छा से स्मूथली वे में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, दूसरे के प्रति। तो यही था मेरा एटिक्यूट। एटिकेट का मतलब मोटा मोटी एक अच्छा मतलब शॉर्ट फॉर्म में ये समझ लो, ये कोड ऑफ पोलाइट होता है, कोड ऑफ सर्टेन रूल्स होता है और इसके तहत हम दूसरों को दूसरे से मैनर वे में बात करेंगे, मैनर वे में उसको रिस्पेक्ट देके बात करेंगे, ठीक है, ताकि रूल ऑफ पोलाइट जो है एटिकेट का वो बना रहे। तो इसी सब को हम लोग बोलते हैं एटिकेट। और चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा कि लिस्ट एनी 2 सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। सॉफ्ट स्किल तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, हमको 2 को बात करना है। तो 2 सॉफ्ट स्किल में बेसिकली हम 2 सॉफ्ट स्किल लिए हैं, एक है कम्युनिकेशन स्किल और एक है टीम वर्क। दोनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। 2 सॉफ्ट स्किल्स आर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीम वर्क। सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब हम कैसे आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं इफेक्टिव वे में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे दूसरे के विचारों को सुनते हैं, इफेक्टिवली सुन रहे हैं कि नहीं, इफेक्टिवली किसी आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं, ये सब आ जाएगा कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत, ठीक है। देखो 2 सॉफ्ट स्किल्स आर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीम वर्क। कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व इफेक्टिवली एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड लिसनिंग टू अदर्स। अब फिर दूसरे अंदर है व्हाइल टीम वर्क इन्वॉल्व कोलैबोरेटिंग एंड वर्किंग इफेक्टिवली विद अदर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। टीम वर्क किसको बोलेंगे, देखो जब 2 या 2 से अधिक मेंबर हो उसको हम लोग टीम बोल देंगे, और वही टीम किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टीम वर्क, ठीक है। तो टीम वर्क तो समझ गए होंगे, एक कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए सारे लोग, ग्रुप के लोग, टीम के लोग काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टीम वर्क, ठीक है। तो 2 सॉफ्टवेयर स्किल, एक था कम्युनिकेशन स्किल और दूसरा था टीम वर्क, ये आप समझ गए होंगे। अब बोला दीज स्किल्स आर इसेंशियल इन वेरियस प्रोफेशनल एंड पर्सनल सिनेरियो। मतलब प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो, ये दोनों स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटी आपको एग्जाम में लिखना है कैसे भी करके, आप 1-2 बार लिखोगे तब जाके वहाँ जाके एग्जाम में लिख पाओगे, ऐसे सुनने से तो काम चलने वाला है नहीं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आप वहाँ जाके लिख दोगे। ऐसे आप भी जानते हो एथिकेट का, सॉफ्ट स्किल का क्या यूज है अपने जीवन में, कैसे भी कर लो, बस रहना तो ऐसा ही है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जी है मेरा, डिफाइन वैल्यू। वैल्यू क्या होता है?
देखो, वैल्यू आर बिलीव और प्रिंसिपल दैट आर इम्पोर्टेंट टू ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। बिलीफ मतलब होता है विश्वास, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। तो वैल्यू एक विश्वास हो सकता है या फिर एक सिद्धांत हो सकता है जो किसी पर्सन के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्रदान करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, वैल्यू एक विश्वास या फिर सिद्धांत हो सकता है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है, दे गाइड बिहेवियर, डिसीजन एंड एटीट्यूड एंड हेल्प इंडिविजुअल और ग्रुप। मतलब दे गाइड करते हैं कि किसी के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एंड हेल्प इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल सबको हेल्प भी करते हैं कि कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ बुरा है, कौन सा चीज़ अच्छा है। ठीक है, आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ्टन इन्फ्लुएंस हाउ पीपुल प्रायोरिटाइज देयर एक्शन एंड रिलेशनशिप। मतलब इस कैसे आप व्यक्ति को प्रायोरिटी देंगे और आपका एक्शन क्या होगा और रिलेशनशिप कैसा होगा आपका। ऑफ्टन मतलब होता है मेनी टाइम्स या फिर फ्रिक्वेंटली। इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू। तो मोटा मोटी ऐसा समझ लो, वैल्यू एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पीपुल के लिए, पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे एक दूसरे को गाइड कर रहे हो, आपका डिसीजन लेने की क्षमता कैसा है, आप सही और गलत में डिफरेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपका प्रायोरिटी कैसा है लोगों के प्रति, आपका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, यही सब है वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लिए होगे तो वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। और देखो अगला जो क्वेश्चन है एच, वो है डिफाइन या डिस्क्राइब टाइम मैनेजमेंट। मतलब व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, इसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो टाइम मैनेजमेंट, सभी लोग इस वर्ड से वाकफ है, मतलब सभी लोग इस वर्ड को सुने हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली टाइम को हम एक ऑर्गेनाइजिंग वे में अरेंज कर दिए, शेड्यूल में डिवाइड कर दिए, उसी को हम लोग टाइम मैनेजमेंट बोल देंगे कि कौन सा एक्टिविटी कब करना है, उसी को हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर देंगे और उसी को लिख लिख के पेज भर के नंबर ले आएंगे हम लोग एग्जाम में। देखो क्या होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। मतलब अपना जो एक्टिविटी है उसको आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजिंग वे में। ठीक है, और टाइम को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। गुड टाइम मैनेजमेंट अलाउ यू टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट जो बनाएंगे वो स्मार्ट तरीके से बनाएंगे, हार्ड तरीके से नहीं बनाएंगे। कि हाँ, मतलब स्मार्टर और हार्डर करने का मतलब ये हो गया कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेंगे, दैट इज़ नोन एज स्मार्टर वर्क। अब ज़्यादा समय में कम काम कर रहे हो वो तो हो गया हार्डर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। मेरा आवाज़ थोड़ा कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन व्हेन टाइम इज टाइट एंड प्रेशर आर हाई, जब टाइम कम रहेगा प्रेशर हाई रहेगा उस टाइम भी हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की सोचेंगे। इट इन्वॉल्व सेटिंग प्रायोरिटीज, डिलीगेटिंग टास्क व्हेन नेसेसरी एंड स्टेइंग फोकस्ड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल टाइम। मतलब जितने ही समय हैं हमारे पास उसको कैसे बेस्ट तरीका में यूज कर ले, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट मोटा मोटी वही हुआ, टाइम को किस तरीके से हम अरेंज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो और कम से कम टाइम लगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आई को। क्वेश्चन नंबर आई बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट टर्म गोल। मतलब कम समय में जो गोल को आप अचीव कर लेते हो उसी को तो हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। इसी को लिख देना है 4-5 लाइन में। तो देखो, शॉर्ट टर्म गोल आर ऑब्जेक्टिव डेट यू एम टू अचीव इन द नियर फ्यूचर टाइम, टिपिकली विद इन अ फ्यू मंथ टू ए ईयर। मतलब कुछ महीने या एक साल में जो हम अपने गोल को अचीव कर लिए
उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल। जो नियर फ्यूचर टाइम में हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं उसी को तो हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। दीज गोल्स आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड एंड आर यूज टू हेल्प यू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड लार्जर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। मतलब छोटे छोटे काम कर करके हम बड़ा काम को अचीव कर लिए, उसी को तो हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल। बना कर लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर लिए। ठीक है, वही लिखा हुआ था। They provide a clear focus and direction, allowing you to track your progress and stay motivated as you work toward accomplishing them. Accomplishing मतलब होता है कि हाँ सक्सीड कर लिए, किसी काम को समाप्त कर लिए। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट टर्म गोल का ऐसे समझो कि मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको छोटे छोटे इवेंट में डिवाइड करती है। अब हम शॉर्ट टर्म का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जोड़ देंगे। ठीक है, उसको कम समय में ख़त्म कर लिए, फिर दूसरा जो इवेंट होगा उसको कम समय में ख़त्म कर लिए। ऐसे कर हम लॉन्ग टर्म एक्टिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी शॉर्ट टर्म गोल वही हुआ, नियर फ्यूचर टाइम, विद इन मंथ, विद इन ईयर, एक ईयर की बात कर लो, ज़्यादा ईयर लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा। तो उसको अचीव करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, और ये मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, बोल रहा है कि स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लीडर। गुड लीडर का 4 को कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो देखो हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है, कोई गुड लीडर है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर एम्पैथी का जो रूल है उसका गुण है वो होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए और इंटीग्रिटी, ये 4 रूल है ये होना चाहिए। ये चारों कैरेक्टर जो है ये होना गुड लीडर में नेसेसरी है। देखो सबसे पहला है कम्युनिकेशन। अ गुड लीडर इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद देयर टीम, लिसन एक्टिवली एंड कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली। मतलब ये हुआ कि अगर कोई अच्छा लीडर है तो वो बातों को अच्छा से सुनता है और उसका जो बात करने का तरीका रहता है वो औरों से डिफरेंट रहता है, मधुरता रहती है वाणी में और मोटिवेटेड भी करता है टीम मेंबर को। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को आसानी से क्लियरली वे में मतलब समझा पाता है एक दूसरे को। ठीक है, कम्युनिकेटिंग अच्छा से कर लेता है। तो कम्युनिकेशन एक गुड लीडर में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरा इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब ऐसा समझो, देखो इम्पैथी का मतलब हम यहाँ पे लिख दिए हैं, द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टूड हिज मूड। मतलब किसी दूसरे का मूड को समझना, उसको हम लोग इम्पैथी बोल देते हैं। जैसे आप लोग समझ जाते हो ना, लड़की का जो भावना होता है वो आसानी से समझ जाते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैथी। लड़का का नहीं समझता है वो अलग बात है। इम्पैथी, दे अंडरस्टैंड एंड इम्पैथाइज विथ द इमोशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ देयर टीम मेंबर, फॉस्टरिंग सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। मतलब इम्पैथी मतलब वही हुआ कि अपनों को दूसरे की जगह रखकर देखना, उसको हम लोग इम्पैथी बोल रहे हैं। मतलब मान लो कि कोई किसी को धक्का लग गया तो आप इमेजिन कर रहे होगे कि हाँ उसको इतना चोट लग गया होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैथी। अनदर पर्सन का जो फीलिंग होता है उसको इमेजिन करना, दैट इज नोन एज इम्पैथी। ठीक है, ये होना चाहिए टीम गुड लीडर के अंतर्गत। अगला है मेरा डिसीजन मेकिंग। स्ट्रॉन्ग लीडर जो होगा, मतलब जो अच्छा लीडर होगा उसका डिसीजन होगा वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, वेल इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन होगा, हवा में वो बात नहीं करेगा। ठीक है, वो डिसीजन लेगा फैक्ट के ऊपर। तो बोल रहा है स्ट्रॉन्ग लीडर मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर चॉइस एंड इन्वॉल्व द टीम व्हेन अप्रोप्रिएट। ठीक है, जब ज़रूरत होगा तो वो अपना वो डिसीजन लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और उस पर वो वर्क करेगा। लास्ट में इंटीग्रिटी। इंटीग्रेटिंग मतलब होता है कि गुड लीडर एक्ट विथ ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड इथिकल बिहेवियर, अर्निंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर टीम। मतलब जो गुड लीडर होगा ना वो ऑनेस्टी के ऊपर बात करेगा, फेयरनेस के ऊपर बात करेगा, मतलब इथिकल बिहेवियर के ऊपर बात करेगा, मतलब जो अर्निंग ट्रस्ट है उसके ऊपर बात करेगा, रिस्पेक्ट करेगा टीम मेंबर की, ना कि अनफेयर करेगा, अनइथिकल बिहेवियर होगा, डिसऑनेस्टी से काम करेगा, अर्निंग है 50,000 बोलेगा 10 लाख कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन का 4 को जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो आप जान गए थे। पहला था कम्युनिकेशन, दूसरा था इम्पैथी, डिसीजन मेकिंग और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे कोई देख लेंगे। ठीक है, मेरा मुंह दुख गया है इसलिए हम
पहला क्वेश्चन ही वीडियो को अपलोड करेंगे और बारी बारी से सबको अपलोड कर देंगे, ठीक है। और चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और आप दूसरा जो वीडियो है वो भी हम लोग जल्द अपलोड कर देंगे। बस आप लोगों से थोड़ा सा यही है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें हर एक कॉलेज में, ताकि सभी को बेनिफिट हो जाए। और ये जो खरीदते रहते हैं ना 1000 2000 3000 में प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन, वो नहीं खरीदे बच्चा। बाकी हम बहुत जल्द इलेक्ट्रिकल का भी वीडियो लाने वाले हैं आप सभी के लिए, तो चिंता मत करो, धीरे धीरे सब काम हो रहा है। हम लोग का भी एग्ज़ाम रहता है तो थोड़ा बहुत चलते रहता है दिक्कत। तो चलिए आते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।